नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे संभाव्य संसाधन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में पाया जाने वाला जो यूरेनियम है ये किस संसाधन का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो आप सभी याद रखेंगे संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी में है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? दोस्तों, बतानी है कि SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इसमें दोस्तों बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित जो निर्णय है वो कौन लेते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे समूह के सदस्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, खुद समूह के सदस्य ही बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय को लेते हैं। ऑप्शन सी भी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रकाश की तरंगों का छिद्र या अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों, प्रकाश की तरंगों का छिद्र या अवरोध के किनारों से मुड़ने की जो घटना है वो विवर्तन कहलाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे प्रकाश की तरंगों का छिद्र या अवरोधों के किनारों से मुड़ने की जो घटना है वो विवर्तन कहलाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर अमेजन नदी बहती है? तो आप लोग याद रखेंगे अमेजन नदी ब्राजील से होकर के बहती है। आप सभी को याद रखनी है अमेजन नदी किस देश से होकर के बहती है? तो ब्राजील से होकर के बहती है। ऑप्शन ए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख के रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? दोस्तों, बतानी है कि आंख के रेटिना का वह क्षेत्र कौन सा है जहां पर दृष्टि जो है सबसे अधिक होती है, क्या कहलाती है? वो क्षेत्र का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे उस क्षेत्र को गर्तिका या पीत बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गर्तिका या पीत बिंदु। यहां पर दोस्तों सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। आप सभी याद रखेंगे। और आंख के रेटिना का यही वो क्षेत्र है जहां पर दृष्टि क्या होती है? सर्वाधिक होती है। क्या नाम है? गर्तिका या पीत बिंदु भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी में है इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी तीनों दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, ये तीनों क्या है? ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। तो ऑप्शन भी हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज गमन करती है? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लोहा अर्थात आयरन। आप लोग याद रखेंगे किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज गमन करेगी? तो वो है दोस्तों लोहा यानी कि आयरन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों, बतानी है कि पृथ्वी तथा बाहरी अंतरिक्ष के बीच की अंतिम रेखा को क्या कहा जाता है, क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखेंगे मैग्नेटोपॉज कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी, पृथ्वी तथा बाहरी अंतरिक्ष के बीच की अंतिम रेखा को मैग्नेटोपॉज कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता के हाथ में होती है। दोस्तों, बतानी है कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कि सार्वभौम जो सत्ता होती है
वो किसके हाथ में होनी चाहिए? तो आप लोग याद रखेंगे जनता के। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र का तात्पर्य यही होता है कि सार्वभौम सत्ता जो है वो जनता के हाथ में हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जहां पे जनता दोस्तों अपनी सरकार को खुद चुनती है और सीमित समय के लिए चुनती है। आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। लोकतंत्र का तात्पर्य होता है कि सार्वभौम सत्ता जनता के हाथ में होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों बतानी है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे लिस्टर। ऑप्शन बी में है इसका सही उत्तर। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेनले तथा लिविंग स्टोन प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे कांगो जायरे नदी। कांगो जायरे नदी पर स्टेनले तथा लिविंग स्टोन ये दोनों प्रपात किस नदी पर है? तो स्टेनले कांगो पर और लिविंग स्टोन जायरे नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? आप सभी को दोस्तों पता होगा महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्व दुर्लभ तत्व कहे जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्व को दुर्लभ तत्व यानी कि रेयर एलिमेंट्स कहे जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे एफ ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है? दुर्लभ तत्व यानी कि रेयर एलिमेंट्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोगों को दोस्तों एक और पॉइंट बताते हैं। देखिए इसमें एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एफ ब्लॉक को तो कहा जाता है दुर्लभ तत्व रेयर एलिमेंट्स। वही एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। वीडियो को भी आप लोग बिल्कुल शेयर करेंगे, जरूर से जरूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि दोस्तों आपके दोस्त भी एक अच्छे चैनल से जुड़ सकें और उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इसरो द्वारा भेजे जाने वाले सोलर मिशन का क्या नाम है? इसरो आप सभी को दोस्तों पता होगा भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बताने कि इसरो के द्वारा भेजे जाने वाले सोलर मिशन का नाम क्या है? आप लोग याद रखेंगे आदित्य L1। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, आदित्य L1 नाम है सोलर मिशन का जो इसरो के द्वारा भेजा जाने वाला है। आप सभी याद रखेंगे इसरो के द्वारा भेजे जाने वाले सोलर मिशन का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे आदित्य L1। इसका उद्देश्य है दोस्तों सूर्य का अध्ययन करना। क्या है? सूर्य का अध्ययन करना। और सूर्य के अध्ययन करने वाला ये भारत का पहला मिशन है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, भारत का पहला मिशन है आदित्य L1। किसके द्वारा भेजा जाने वाला है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो आप लोग याद रखेंगे गुरुग्राम में। जी हाँ दोस्तों, अपने ही देश गुरुग्राम में, अपने देश के गुरुग्राम शहर में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय स्थापित किया गया है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इसका जो गठन है वो कब हुआ था? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे 2015 में। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका गठन कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 2015 में। और कहां पर इसका सचिवालय है? तो आप लोग याद रखेंगे गुरुग्राम में। ऑप्शन सी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है
मीणा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मीणा जनजाति, तो आप लोग याद रखेंगे ये जनजाति दोस्तों राजस्थान में निवास करती है। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, मीणा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आप सभी याद रखेंगे राजस्थान राज्य में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेशा या फाइबर को सेल्यूलोज पुनर्जीवित रेशा कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस रेशा को, किस फाइबर को सेल्यूलोज पुनर्जनित रेशा कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे रेयॉन को। ऑप्शन डी में है इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे रेयॉन को दोस्तों, रेयॉन फाइबर को सेल्यूलोज पुनर्जीवित रेशा कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी में है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये क्या है दोस्तों? एक बीमारी है जो बच्चों को होता है, ब्लू बेबी। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ब्लू बेबी क्या है? ब्लू बेबी एक रोग है जो बच्चों में होता है। तो बताना है कि इसमें से कौन संबंधित है, कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रेट। ऑप्शन ए में है इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, पेयजल यानी कि पीने के पानी में जब नाइट्रेट हो जाता है तो दोस्तों बच्चों में यह बीमारी हो जाती है, ये रोग हो जाता है। क्या नाम है? ब्लू बेबी। आप लोग याद रखेंगे, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ब्लू बेबी बच्चों में होने वाला रोग है जो पेयजल में नाइट्रेट से होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए नाइट्रेट इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? दोस्तों बतानी है कि मोनाजाइट किसका एक अयस्क है? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा का। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा का अयस्क है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे श्यानता। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे श्यानता कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार के फल को कहते हैं। दोस्तों बतानी है कि ज्वार के फल को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे केरियोप्सिस। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ज्वार के फल को क्या कहा जाता है? केरियोप्सिस कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एथलेटिक्स के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। बतानी है कि किस शहर में है एथलेटिक्स के लिए? यह स्टेडियम किसके लिए है? एथलेटिक्स के लिए। किस शहर में है? तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस शहर में है? तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऊतक जो मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है, ऊतक कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक है ये मुख्य रूप से दोस्तों मृत कोशिकाओं से बना होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? दोस्तों बतानी है कि राजा हर्षवर्धन की जीवनी जिसका नाम है हर्षचरित, बतानी है कि ये जीवनी किनके द्वारा लिखी गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे बाणभट्ट। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे बाणभट्ट। इसमें दोस्तों राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई है, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन सी में है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बाणभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्योहार आयोजित करता है? दोस्तों बतानी है कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्योहार आयोजित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे वो देश है चीन। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, चीन में प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्योहार आयोजित किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे जनवरी से मार्च तक। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चीन में दोस्तों जनवरी से लेकर के मार्च तक फेस्टिवल ऑफ आइस आयोजित किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे जिसे बर्फ का त्योहार कहा जाता है। कब से कब तक आयोजित होता है? तो जनवरी से मार्च तक आइस फेस्टिवल आयोजित होता है। किस देश में? तो आप लोग याद रखेंगे चीन में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बतानी है कि चश्मे शाही नामक एक बाग है जो क्या है, पूर्व मुगल बागों में से एक है, यानी कि मुगलों के द्वारा बनाया गया बागों में से एक है। बतानी है कि कहाँ है, किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चश्मे शाही कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे कश्मीर में। क्या है? तो दोस्तों पूर्व मुगल बागों में से एक है। आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर है? कश्मीर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो देखने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।